रिपोर्टिंग करो ना। बिल्कुल मेरे सामने जो कल समस्या थी वो आज भी समय की एक सीमा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस समय की सीमा का पालन करूं जिससे कि समय खत्म हो। दो तीन चीजें हैं जो कि अभी जो बात होती है उस पर रिएक्ट करना बहुत जरूरी है। हजारीनाथ द्विवेदी की किताब है मध्यकालीन बोध का स्वरूप। मैं चाहता हूं हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। बहुत शानदार किताब है और बहुत अच्छी किताब है। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है उस पुस्तक से। उस पुस्तक में हजारीनाथ द्विवेदी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। प्रश्न ये उठाया कि क्या वजह है कि पिछले 2000 साल में भारत में कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई। मेरा हाथ कहाँ पर है, लीजिएगा। मैं पहले सोच रहा था यहाँ आने के पहले कि मैं क्या बोलूं यार मेरा हाथ का, लेकिन मेरी एक बहुत फर्म ओपिनियन है और ये मेरी अपने छात्र जीवन के एक्सपीरियंस से ये ओपिनियन बनी है कि जहाँ स्त्रियां हो वहाँ विषय का अभाव नहीं होता। वो बहुत सुंदर सुंदर विषय सजेस्ट करती है। जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो मुझे लगा कि मेरे लिए रास्ता खुल गया। जो लोग ये कहते हैं कि ये औरतें बेवकूफ होती हैं, इनके पास विचार नहीं होते, इनको कुछ नहीं आता, ये तो सिर्फ बकबक करती रहती हैं, ऐसे लोगों के बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वे लोग कभी औरत से ठीक से बात नहीं की। औरतें बेवकूफ नहीं होती। हाँ, वो ये बात दीगर है कि वो पुरुषों की तरह जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, वो उतनी आर्टिकुलेटेड और चालाक नहीं होती। बहुत ही सिंपल और सरल ढंग से बात रखती है और इन्होंने जो प्रॉब्लम रखी है वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसका पूरा पूरा जंजाल हमारे ऊपर अभी लगा हुआ, हम इससे सांस नहीं ले पा रहे, निकल नहीं पा रहे, कोई रास्ता नहीं निकलता। क्या किया इसने? वह सवाल याद रखिए जो हजारीनाथ द्विवेदी ने उठाया है। उन्होंने उसका जवाब भी दिया और वो जवाब यहां मैं उसे शामिल करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने वो बात उठाई है। हजारीनाथ द्विवेदी ने कहा कि पिछले 2-2,500 वर्ष में जो भारत में कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई, उसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है अंधविश्वास। दूसरा बड़ा कारण है ये कर्म फल का सिद्धांत, कर्म किए जा फल की चिंता करता है। और तीसरा कारण है मध्यकालीन जो सांस्कृतिक बोध है। ये 3 कारणों की वजह से भारत में कोई सामाजिक क्रांति नहीं हो पाई। अब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो पूरी ये जो लिबरलाइजेशन के बाद में जो ओपननेस आई है, इस ओपननेस ने जो तमाम किस्म के चैनलों की बाढ़ शुरू की, उसमें कंटेंट क्या है? आमतौर पर हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन मीडिया में कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं होता। सिनेमा में कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं होता, फ्लो महत्वपूर्ण होता है। रेमंड विलियम्स जो बहुत बड़े मतलब लिटरेरी क्रिटिक हैं अंग्रेजी के और मीडिया के बहुत अच्छे विशाल जानकार हैं, रेमंड विलियम्स ने कहा कि अगर आप मीडिया पर विचार करें तो हमेशा ध्यान रखें उसका फ्लो क्या है। मीडिया में हमेशा चीजें फ्लो में आती हैं, फ्लो के बिना कोई चीज नहीं आती। फ्लो किस चीज का है? कभी मैं सोचा ध्यान से, कभी इस बात पर जोर दिया कि पिछले मतलब 20 साल में क्या हमारे हाथ से निकल गया और क्या हमने नया बना दिया ऐसा जो कि नहीं बनना चाहिए। ये सॉफ्टवेयर आया कहां से, जिसका हम अभी ये धारावाहिक में इतने व्यस्त रहते हैं? और सॉफ्टवेयर मीडियम आता है, जेंडर के तौर पर आता है, वहां तक झेल लेते हैं, लेकिन
सोप अपेरा बिल्कुल डुप्लीकेट होकर आएगा, ये तो और भी जगह है। उत्तरी अमेरिका के देशों में सोप अपेरा की शुरुआत हुई और हिंदुस्तान में सोप अपेरा की शुरुआत सबसे पहले हुई तमिल में, वहां से शुरू हुआ और वो वहां से एंट्री हुई उसकी। अब आप देखिए कि अभी स्थिति है कि कोई भी भाषा और कोई भी चैनल सोप अपेरा से के बिना चल नहीं सकता, बचा नहीं है। आप चाहे ब्रिटेन के चैनल उठाइए, चाहे अमेरिका के चैनल उठाइए, चाहे लैटिन अमेरिका के चैनल उठाइए, चाहे चाइना के चैनल उठाइए, चाहे हिंदुस्तान के चैनल उठाइए, एक ही चीज कॉमन है। औरत कैसी होनी चाहिए? गृह कार्य में दक्ष। कॉमन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में हम कहां पहुंचे? स्त्री कैसी होनी चाहिए? गृह कार्य में दक्ष। किस तरह की स्त्री का चित्रण किया जा रहा है? अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, किसी भाषा में लेगा, लगातार एक ही इमेज मेरे जहन में उतारी जा रही है और हैवी फ्लो है उसका कि स्त्री होनी चाहिए, मातहत होनी चाहिए, सबऑर्डिनेट होनी चाहिए। हमारे जहन में यह चीज उतार दी गई है कि औरत कभी भी बराबर खड़ी नहीं हो सकती। मैं लाख चिल्लाऊं, लाख कहूं, लाख जब निकालूं, आप तय मान लीजिए जब तक ये फ्लो नहीं रुकेगा आपके दिमाग से ये कचरा साफ नहीं होगा। हम खुश हैं, हमारी कोई बेचैनी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हमने बिल्कुल एकदम अपने को ढालना शुरू कर दिया उसके अनुसार। बंगाल का नजाकरण हुआ, बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण अखबार आनंद पत्रिका उठाइए और वहां के खाली वैवाहिक विज्ञापन के पन्ने देखिए, आपको पता चलेगा नवजागरण कैसा हमने नाश किया है। मराठी में नवजागरण हुआ था, ज्योतिबा फुले हुए थे और दूसरे लोग हुए थे, महान लोग हुए थे। मराठी में जो छपने वाले अखबार है और बॉम्बे से छपने वाले अखबार है, उठाइए और देखिए वैवाहिक विज्ञापन में क्या छपता है, किसकी मांग है। कौन लोग तय कर रहे हैं इसे? कोई तो है। कल प्रभु जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी और वो बहुत ही संक्षेप में कही थी। जानते हैं हमारी एक इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री, और वो डिक्टेटर है। वो पूरी सोसाइटी को, पूरे विश्व की सोसाइटी को वो रन कर रही है, बिल्कुल एकदम डिक्टेटर की तरह रन कर रही है। आपको ये लग रहा है कि आप जो चुन्नी पहने बैठी हैं, ये चुन्नी आपके दिमाग की और आपकी फ्रीडम की उपज है? मुझे याद है अच्छी तरह से जिस समय पहली बार ये सिंथेटिक विदेश से लाया गया और क्या भीड़ थी साड़ियों की दुकानों। मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार घूमना, मैं आपको समझाऊंगा, मैं बहुत एंजॉय करता हूं। देख रहा एक चीज थी, हमने कभी सोचा ही नहीं कि सिंथेटिक के आने के बाद कौन सी चीज घटित होगी। हमारी पूरी कॉटन इंडस्ट्री जो एकदम आत्मनिर्भर इंडस्ट्री थी, पूरी कोलैप्स कर दी। और हमने किसी पर जोड़ दिया। मैं कल जो बात कही थी, मैं उससे ही आप जोड़ कर देखें इसे। ये सारी लड़ाई आदतों में लड़ी जा रही है। लोग कहते हैं रूस में लोग ब्लेड बेचना चाहते थे, लोग शेविंग, अब रूस के लोगों की मुश्किल है वो शेविंग बनाते नहीं थे, गाड़ी रखते थे, तो मतलब ब्लेड बिकेगा कैसे? पहले दिमाग में यह होता हो कि शेविंग बनानी जरूरी होती है, तो वो तो दाढ़ी रखते हैं। मीडिया के फ्लो में चीजें पहले आती हैं जो कि आपकी आदतों पर हमला करती है और उसके बाद में वो आपके बीच में अपना स्पेस बनाती है। अगर आप इस चालाकी को समझते हैं तो आप सावधान हो सकते हैं। हमारे जैसे लोगों की इस तरह की गोष्ठियों की एक भूमिका हो सकती है, वो ये हम जो पढ़ाते हैं उसकी एक भूमिका हो सकती है। हमारी हजार आलोचनाएं हो सकती हैं, लेकिन एक आलोचना नहीं हो सकती हमारी। अगर कमी है तो उसको बताया जाना चाहिए। हमारी एक ही भूमिका हो सकती है कि हम मीडिया के प्रति लोगों को सचेत करें, मीडिया लिटरेसी का प्रसार करें। जो नया फेज है, इस नए फेज में मीडिया लिटरेसी बेहद जरूरी है। लिटरेसी से काम चलने वाला नहीं है।
एजुकेशन से काम चलने वाला नहीं है। अगर आप मीडिया के बारे में साक्षर नहीं कर सकते, सचेत नहीं कर सकते, आप अपना काम नहीं कर सकते। मैं आपको अपना छोटा सा तजुर्बा बता रहा हूं जो बहुत काम का तजुर्बा है। मैं 2004 में पहली बार बॉम्बे गया। बॉम्बे में जो एक समुदाय है जिनके करीब बड़े पैमाने पर कॉलेज हैं, करीब 40 कॉलेज को कंट्रोल करते हैं, जिसमें 21 कॉलेज थे। उसके जो फाउंडर थे वो 100 साल के हो गए, और संयोग की बात है जिससे वो 100 साल के, उस समय बॉम्बे यूनिवर्सिटी 150 साल की हो गई। और जो फाउंडर थे जो कि हीरानंद नीलचंदानी, उस पूरे ग्रुप के चेयरमैन, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने फोन किया, कहा कि साहब हम सेमिनार कर रहे हैं और आपको आना है। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैंने बॉम्बे कभी देखा नहीं था, और मेरी ये भी रुचि थी कि वहां कोई मेरी पाठक है कि नहीं। मैंने हाँ कर दी। तो फिर मैंने बाद में उनसे पूछा, हाँ करने के बाद में दूसरे दिन मैंने कहा उसमें और कौन बोल रहा है जिसमें आप मुझे बुला रहे हैं। संयोग की बात थी उस समय जो पैनल था और महिला पैनल था, उसमें अमिताभ बच्चन थे, उसमें लालकृष्ण अडवाणी थे, और उसमें मुकेश अंबानी थे, और जगदीश चतुर्वेदी। मैंने कहा पागल हो गया। मैंने वैसा कहा संभव ही नहीं है, मैं तो खुद अमिताभ बच्चन को देखूंगा तो मैं मुक्त रहूंगा, मैं उसी को देखता रहूंगा, मेरी कौन सुनेगा वहां। मैंने कहा इससे बड़ी बेवकूफी कुछ हो ही नहीं सकती। मैंने कहा आप सेमिनार कर रही है ना आपको, तो आप सेमिनार अलग कीजिए और उनको अलग कीजिए, बिना उसके नहीं हो सकता। अब मैं प्रोग्राम में गया, उन्होंने अलग किया। बॉम्बे की 30 विज्ञापन एजेंसियों के प्रमुख उसमें शामिल थे, जो अभी सब टॉप टाइकून है। मैंने एक सवाल रखा था, मैं आपके सामने भी रखा हूं, सिर्फ सुविधा के लिए, समझने के लिए। देखिए, विज्ञापन कभी भी मातृभाषा के अलावा या जन्मभाषा के अलावा नहीं होता। ये बात दूसरी है कि हिंदुस्तान में अनुवाद से काम चलता रहा है, लेकिन विज्ञापन के जितने भी थिंकर हैं दुनिया में, जिन्होंने विज्ञापन को एक टेक्निक के तौर पर, एक मीडियम के तौर पर, एक प्रोपेगेंडा के तौर पर विकसित किया, उन्होंने बार बार इस बात को जोड़ दिया है कि विज्ञापन अगर लिखा जाना है तो वह मातृभाषा में लिखा जाए। जैसे भी यहाँ पेड़पाली बहुत नाराज है यूनिवर्सिटी वालों पर, तो हम लोग बहुत काम नहीं करते हैं, तो मैं उनकी नाराजगी को शेयर करता हूँ। काम नहीं करते, वो बहुत जरूरी है। इस तरह के हमें थोड़ा सा शॉक थेरेपी जरूरी है, लोग हमसे बोलते हैं। छोटी मोटी लैंग्वेज के विज्ञापन इंडस्ट्री नहीं है, तकरीबन 12,000 करोड़ रुपया सालाना विज्ञापन से वो कमाते हैं। मैंने एक सवाल रखा कि मेरा विद्यार्थी अगर कोई एमफिल करना चाहता है विज्ञापन के ऊपर, कि पिछले 30 साल में कार के विज्ञापन कौन कौन से रिलीज किए गए, मैं सिर्फ एक जगह जानना चाहता हूं जहां वो विज्ञापन मिल जाए खाली देखने के लिए। आश्चर्यजनक बात है कि जो विज्ञापन इंडस्ट्री हजारों करोड़ रुपया सालाना उठा रही है, उस एक जगह कोई नहीं है जहां पर आपको विज्ञापन मिल जाए जो विद्यार्थी जाके रिसर्च के लिए कटिंग्स खाली कलेक्ट कर ले। ज्यादा अकाउंटेबिलिटी है सोसाइटी के प्रति। आप सोसाइटी से 32,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, जानते हैं, जो कि हिंदुस्तान में, जिसमें लैंग्वेज के विज्ञापनों की इंडस्ट्री 12,000 करोड़ रुपए की। और एक विद्यार्थी जो कि आपकी हर कमोडिटी का रियल प्राइस पे करता है, उसको वो विज्ञापन देखने के लिए कहीं नहीं मिल सकता। आप किसी भी लाइब्रेरी में जाइए, आपको कहीं कटिंग मिले, कहीं फाइल मिले, तो वो रिसर्च कैसे करें। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, मुझे तनख्वाह मिलती है, और मेरे अंदर में जो विद्यार्थी काम करते हैं या जो मैं काम करता हूं, उसकी ऑडिटिंग होती है, मेरी एमफिल जमा होती है, पीएचडी जमा होती है, मूल्यांकन होता है, वो लाइब्रेरी में जमा होती है, मैं साल में क्लास लेता हूं, वो मेरे एवेल्यूएशन में लगती है। मैंने अपने जीवन में क्या किया है वो ऑन द रिकॉर्ड और पब्लिक डोमेन में है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं जो विज्ञापन एजेंसी का मालिक जो हजारों करोड़ रुपया बाजार से उठा रहा है, उसकी सामाजिक अकाउंटेबिलिटी क्या है। आश्चर्य की बात है कि पूरी इंडस्ट्री के पास में कहीं कोई एक डोमेन नहीं है, एक कहीं कोई काउंटर नहीं है जहां जाके आप विज्ञापन देख सकें।
हमारी एक एक गतिविधि का अकाउंट है हिंदुस्तान की जनता के पास में और विश्वविद्यालयों के पास में, कॉलेज के पास में। सवाल है जो 12,000 करोड़ रुपया सालाना उठा रहा है उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। आप कोई भी ब्रांड उठाइए, कोई भी ब्रांड लॉन्च होने के पहले उसकी बाकायदा रिसर्च करते हैं, उस पर जो इन्वेस्टमेंट होता है उसकी बाकायदा वो आपसे वस्तु के मूल्य के तौर पर वसूली करते हैं। बस अगर आप लिरिल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझे ये राइट है, तो मैंने लिरिल का मैंने ब्रांड का जो प्राइस है वो पेमेंट किया है। इसके बाद तो मेरा ये हक बनता है कि लिरिल पर जो रिसर्च हुई है वो मुझे दिखाई जाए। वो विज्ञापन कंपनी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे अगर कोई भी विद्यार्थी जाना चाहेगा, आज वो जाना चाहे जीडी के ऑफिस में, वो ये पता करना चाहे कि आपके ऑफिस में कितने लोग काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनकी क्या क्या अकाउंटेबिलिटी है, आप जानते हो डाटा नहीं देंगे। वो सारे हिंदुस्तान को वो उपदेश दे रहे हैं बैठ के स्टूडियो में कि सारे हिंदुस्तान में सब लोग पारदर्शी होने चाहिए। वो कमाल है, कमाल की हिप्पी है। अपने स्टूडियो में आप जान लीजिए इसे, ये एक सच्चाई है। आप जाइए किसी भी स्टूडियो में, किसी भी वर्कर को प्रॉपर पे नहीं देते। हमसे कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। विश्वविद्यालयों से कहा जा रहा है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, कॉलेज से कहा जा रहा है आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आप क्या पढ़ाते हैं। ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा पूछना नहीं चाहता इस चीज को। मैं जो चीज समझाना चाहता हूं वो ये कि देखिए, मीडिया में सब कुछ अच्छा हो रहा है ये ठीक नहीं है। और विज्ञापन इंडस्ट्री तो बिल्कुल जिसे कहें कि ट्रांसपेरेंसी उसमें है ही नहीं किसी भी लेवल पर, किसी भी लेवल पर ट्रांसपेरेंसी नहीं। और एक छोटी सी बात बताओ आपको सुन के अच्छी लगेगी, कहने के लिए बहुत कुछ है। पिछले 10 साल में जो तमाम बच्चों के चैनल आए हैं, वो जो कार्टून सीरियल्स इनमें चलते रहते हैं, वहां सारी सामग्री ट्रांसलेट होकर आ रही है, विभिन्न भाषाओं में अनुवादित होकर आ रही है। हम ये पूछ नहीं सकते कि आप हमें अनुवाद का क्या पैसा देते हैं। अमेरिका में जो अनुवाद का चार्ज है और भारत में जो अनुवाद का चार्ज है वो एक ही है क्या? वाह, सारे देश में आप जयघोष करेंगे, सारे देश में वसूली करेंगे और यहां एकदम लो बेस पर काम कर रहा है ट्रांसलेशन का व्यक्ति। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। मैं पहली बात कहना चाहता हूं, सभी उसको झांक कर देखें। ये हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप, इन्होंने पहले एचटीवी लॉन्च किया था। मुझे याद है कि एचटीवी के एम्प्लॉइज को कम से कम 10-10, 12-12 महीने की तनख्वाह नहीं मिली और चैनल बंद कर दिया गया। कहीं कोई सुनवाई नहीं। अरे भाई, ये एम्प्लॉय भी एक एम्प्लॉय है, इनके भी अधिकार हैं और इनके बारे में सोचा जाना चाहिए। आप उनसे बड़ी मांगा करते हैं, ये क्या नहीं करते, ये कौन नहीं करते, वो कौन नहीं करते। अरे कम से कम देखो तो उसके पास में खाने के लिए राशन भी है या नहीं है। और ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो तुम? चाइल्ड लेबर एक्ट खाली लागू करा दो। आप किसी भी सड़क पर जाइए, जो अखबार बेचने वाला लड़का है उसकी एज पता कीजिए कि अखबार बेचने वाला लड़का कौन है, जो लड़का अखबार बेच रहा है। चाइल्ड लेबर का ऑल बिल्कुल इस रोड पर उपयोग कर रहे हैं। और अगर प्रेमपाल जी के यहां एक 5 साल की लड़की काम करती मिल गई तो वो लाभ देंगे प्रेमपाल जी को। प्रेमपाल जी, आप इतने नामी प्रतिष्ठित आदमी, आपको चाइल्ड लेबर कैसे करते? कमाल। मीडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दूसरा ट्रेंड डेवलप हुआ है एनिमी डेवलप करने का और किलर का। मीडिया अभी जो कम्युनिकेशन कम कर रहा है और वो किलिंग का काम ज्यादा कर रहा है, और ये बहुत खतरनाक चीज है। जो कैसे कर रहा है वो देखिए,
एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। पहले उसे थोड़ा सा धैर्य से 2 मिनट लूंगा मैं, उसे हम लोग समझ लें, बहुत जरूरी है वो चीज। ये जो इराक में सद्दाम हुसैन थे, उस सद्दाम हुसैन ने एक भयानक गलती की कि उन्होंने कुवैत पर हमला कर दिया। और कुवैत का हमला जब किया उन्होंने, तो उस हमले का जवाब देने के लिए और उन्हें बेदखल करने के लिए अमेरिकी सेना ने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम वो जा रहे हैं सद्दाम को वहां से बेदखल करने के लिए। सद्दाम हुसैन ने डिक्लेयर कर दिया कि वो वहां से सेनाएं वापस हटाने जा रहा है, आने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने वहां जाकर हमला किया और पूरे इराक को रोक दिया। और उस समय कौन सी चीज घटित हुई? आपने एक चीज ध्यान दी होगी, उस समय एक ही चीज घटित हुई कि सीएनएन ने लाइव टेलीकास्ट किया। जानते हैं पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हिस्ट्री में वो टर्निंग पॉइंट था लाइव टेलीकास्ट। अब वो क्यों टर्निंग पॉइंट था, अब मैं आपको बताऊंगा, आप बस नजर वहां रखिए। जब तत्काल टेलीविजन क्या कर रहा है, वो तत्काल आपको रियलिटी में ले जा रहा है। एक झटके में क्लिक करके कहा, देखो ये नारा लगा रहा था, देखो ये बंदूक चला रहा था, आपको मालूम नहीं है, आप सीधे रियलिटी में जा रहे हैं। पहले होता यह था कि आप जब यथार्थ में जाते थे, उसके पहले आपको पूरी ज्योग्राफी में जाते थे, उसके इतिहास में जाते थे, आप इतिहास के जरिए देश में प्रवेश करते थे। अभी आप देश और भूगोल को छोड़ के सीधे रियलिटी में प्रवेश कर रहे हैं, और इसने अजीब किस्म की टेंशन पैदा की है। सारी दुनिया परेशान है इससे। ये कौन सा कम्युनिकेशन है जो सीधे यथार्थ में प्रवेश कराता है और कहता है कि देखा आपने, अब आप बोलिए आप इधर है या उधर है। वो आपको न हिस्ट्री में घुसने दे रहा है, न कल्चर में घुसने दे रहा है, न उसके पर्सपेक्टिव में घुसने दे रहा है। वो कहां ले जा रहा है आपको? सीधे यथार्थ में। कम्युनिकेशन यथार्थ में नहीं होता। कैसे नहीं होता, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं जिससे आपको बात समझ में आ जाए। मेरी स्टूडेंट थी, मैं वैसे रस सिद्धांत भी पढ़ाता हूँ, रसशास्त्र भी पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूँ, मीडिया भी पढ़ाता हूँ, मीडिया कम पढ़ाता हूँ। जिसको लिखता हूँ मैं उसे नहीं पढ़ाता, मैं आपको सच बताऊं। और जो किताब में लिखता हूं उसे तो मैं कभी बोलता ही नहीं जीवन में। उसने मुझसे सवाल किया कि सर रस कहां होता है? मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं। मैं आपको मिश्री खाने को दे रहा हूं, मैं आपको चीनी खाने को दे रहा हूं, बतासे खाने को दे रहा हूं। आप मुझे बताइए तीनों की मिठास में फर्क क्या है? जस्ट सोचिए, आप कोई उत्तर नहीं चाहिए, जस्ट सोच के बताइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा। आपने किंतु मिश्री खाई है, लेकिन आप उसका मिठास का को शब्द में बयान नहीं कर सकते। आज से 2000 साल पहले भरत जब नाट्यशास्त्र लिख रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि रस कहां होता है। उदाहरण क्या था, मैं उस डिटेल्स में भी जाऊंगा थोड़ी देर बाद। तीनों चीजें आपने खाई, लेकिन रस को क्या आप बयान कर सकते हैं? ये मिश्री या बतासा या चीनी, इसकी जो मिठास है वह सिर्फ आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। रस क्या होता है? अव्यक्त, जिसे आप व्यक्त न कर सके। यहां एक अजीब सा एक तूफान खड़ा हुआ है जो कहता है देखो ये है यथार्थ, है स्त्री, बोलो अच्छी लगती है बुरी लगती है। अच्छा, मुझे मालूम ही नहीं है इसके बारे में, ये कौन है क्या नहीं है, और मुझसे जवाब मांगा जा रहा है बताओ तुम्हारी पोजीशन क्या है। जो सबसे जबरदस्त जो खतरनाक चीज हमारे जहन में उतारी जा रही है वो ये कि यथार्थ देखो, यथार्थ में ही सच होता है, यथार्थ में सच नहीं होता। अब मैं फिर भारत के पास लौट रहा हूं, तो मुझे बहुत बड़े अच्छे लगते हैं। मैं वैसे मतलब किसी भी नए मीडिया सिद्धांत करने के लिए बातें कर सकता हूं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं उसमें, क्योंकि वो रस मेरी मतलब जिसे कहेंगे प्राणवायु में रहता है। आपने खाना बनाया और इनको खिलाया, ये नाराज के साथ खाना बहुत अच्छा बना था, सब कुछ मतलब हर चीज परफेक्ट थी, लेकिन साहब किसी बात तो ना पूछते तो इनसे पूछा गया खाने के बाद कैसा बना है, तो मजा नहीं आया। अरे प्रॉब्लम महिला को नहीं मालूम प्रॉब्लम कहां है।
दूसरी घटना ये भी घटी कि खाना बनाया लेकिन बड़ा मतलब थोड़ा मिसमैच था, नमक कम रह गया, स्वाद अच्छा नहीं था, लेकिन बहुत आपको बहुत चाहते थे। तो खाने का पूछा आपसे कि खाना कैसा लगा, बहुत सुंदर था। ये दो घटनाओं में सच कहां है? खाने में खाना तो पहली बार परफेक्ट बनाया था और खिलाया था, लेकिन इसके बावजूद साहब को पसंद नहीं आया। कहां होता है रस? भरत कहते हैं कि रस के लिए जरूरी है कि हृदय की इंद्रियां दुरुस्त हो। एक बंदा जो है ये पहले मूड ऑफ था इसका, तब इसे अच्छा खाना खराब लग रहा था, और जब इसका तो मेरी जो स्टूडेंट ने जो मुझसे बात कही वो मैं आपको बता रहा था, तो जो शब्द उसने बनाया, तो मैंने कहा भाई तुम लोग खाना वाना मत खिलाते हो, इतना सब कुछ करते हो, चक्कर क्या है इसमें? कुछ इसका कोई एलिमेंट्री कोई चीज बताओ जो तुम्हारे पास ये किताब में नहीं होती। तो मेरे स्टूडेंट ने जो बात कही बहुत अच्छी कही, मैं उसे हमेशा बोलता हूँ। उसने कहा कि सर खाने में अगर थोड़ा सा प्यार मिला दो ना तो खाना बहुत अच्छा। अब हमारे बीच में कम्युनिकेशन ऐसा आ गया है जिसमें कि प्रेम तो है ही नहीं, विद्वेष विद्वेष है, नीचे तक डिस्टर्ब करता है मुझे, समाज को डिस्टर्ब किए हुए वो। अच्छा कम्युनिकेशन वह जो कि दुतरफा हो, एक तरफा नहीं। नंबर 1। नंबर 2, अच्छा कम्युनिकेशन वह जो लोगों को विनोवर करे और जोड़े। अभी क्या हुआ है कि अभी जो जितना कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, इस कम्युनिकेशन की खूबी क्या है? मोबाइल है मेरे पास में, बिल्कुल रियल टाइम कनेक्टेड रहता हूं, और मैं शायद इंग्लिश में ये नहीं, बाकी हिंदुस्तान की दूसरी भाषाओं में एकदम पागल प्रोफेसर हूं जो सबसे ज्यादा फेसबुक पर रहता हूं। कोई नहीं रहता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे रियल टाइम में कनेक्ट रहना अच्छा लगता है, लेकिन मैं जो रियल टाइम में जुड़े हुए मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं और कभी मिलूंगा भी नहीं, मेरी कोई रुचि भी नहीं। कोई मिल जाए तो अलग बात है। समस्या कहां है? आज आप किसी से आप डायरेक्ट जो नई चीज घटी है, जो कि वहां से शुरू हुई, कहां से? सद्दाम हुसैन वाली घटना से। नई चीज क्या आई दुनिया में? बाया मोबाइल, बाया इंटरनेट, नई चीज आई कि आप टेली कम्युनिकेशन के जरिए आप रियल कनेक्ट रहते हैं। आप अभी वीडियो लगाइए, आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, बीच की कोई भी चीज आप मिल लेंगे। टेली प्रेजेंस इंपॉर्टेंट हो गया, रियलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, रियलिटी में मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेली प्रेजेंस इंपॉर्टेंट हो गया। और टेली प्रेजेंस के इंपॉर्टेंट होने के बाद में स्थितियां और भी ज्यादा बदतर हो गई। पहले हमसे कहा गया कि आपको सूचना संपन्न करेंगे, तो सूचना संपन्न हम कम बने, सूचना विपन्न ज्यादा बने। अभी जो टेलीविजन देख रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे थे और वो अच्छा सवाल था कि जब पूछ रहे थे ना, वो वैलेंटाइन डे कब आया, सरस्वती पूजा कब आई, बसंत पंचमी कब आई, वो एक बहुत मौजूद सवाल था। तो मीडिया के बहुत बड़े प्रोफेसर जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, एमए के विद्यार्थियों से उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने पीट सीगर का नाम सुना है कभी? तो विद्यार्थियों का नहीं, हमने तो कभी नहीं सुना। तो कमाल है, अमेरिकी समाज का 50 साल से वो जनता का लोक गायक, गांव की जनता में उसकी कविताएं पढ़ी जाती हैं और सुनी जाती है, तुम नाम नहीं जानते? तो लड़कों ने कहा कि सर हम लोग से कभी टीवी पे देखेंगे। हार्वर्ड सेलर कहते हैं कि मेरे जो विद्यार्थी हैं ये वे हैं जो कि टेलीविजन युग में पैदा हुए। इस विद्यार्थी की चेतना यहां से तय हो रही, जो टीवी में दिखाई देता वो तो है, और जो टीवी में दिखाई नहीं देता वो नहीं है। पीट सीगर कभी टेलीविजन पर अमेरिका में बुलाया ही नहीं गया, तो अमेरिका के विद्यार्थी जानते ही नहीं थे पीट सीगर है कौन। जैसे आज के विद्यार्थी से पूछो कि तुमने नागार्जुन का नाम सुना है, तो कहकर मैं तो नहीं जानता जी। तो नागार्जुन कभी टीवी पर आए नहीं। जो नया खतरा है वो यह जो टीवी पर नहीं दिखता वो है नहीं, ये एक सबसे बड़ा खतरा है। टीवी पर जो दिख रहा है वह
सच हो भी सकता है, सच नहीं भी हो सकता है। नंबर 1, टीवी और इंटरनेट पर जो यथार्थ है वो यथार्थ जमीन पर पोस्ट किया जाना चाहिए। अगर टीवी का यथार्थ और इंटरनेट का यथार्थ इतना ही मूल्यवान हो जैसा कि समझाया जा रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जरिए, तो हम एक छोटा सुझाव देना चाहते हैं। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में खाली आप इतना कर दीजिए कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई क्लास उठा दीजिए और इंटरनेट के जरिए पढ़ाई होने दीजिए। ये हमारे साथ धंधेबाजी बंद कर दीजिए। ये जो इंटरनेट से क्लासेज होंगी, आप पैसा दे दीजिए और हम क्लास दे देंगे आपको, ये बंद कर दीजिए। आज की डेट में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, तमाम दुनिया के अच्छे विश्वविद्यालयों में बाकायदा फेस टू फेस क्लासेज होती हैं। शिक्षक और विद्यार्थी के आमने सामने बैठ के पढ़ने और पढ़ाने का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, अगर टेलीकम्युनिकेशन इतना ही पावरफुल था और ये जो इंटरनेट कम्युनिकेशन इतना ही पावरफुल था, जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले बताते हैं और कहते हैं भैया तुझे कोर्स करना है साइबर सिक्योरिटी पर, हाँ एक अमेरिका के प्रोफेसर वो सुबह 5 बजे क्लास लेते हैं, तो अपना नेट खोलना और क्लास कर लेना, 6,000 रुपए महीने फीस याद रखना। ज्ञान के अर्जन की प्रक्रिया बदली है, ज्ञान को पकड़ने की और समझने की प्रक्रिया बदली है। इसने एक अजीब सी स्थिति पैदा की कि हम सबके बीच में ये टेलीकम्युनिकेशन से लेके टेलीविजन से लेके नीचे तक वो क्या बदली है, जो ये भी प्रश्न बार बार कर रहे हैं, ये प्रश्न बहुत जटिल है और बहुत ही सही प्रश्न है। हम पढ़ते तो हैं, लेकिन कैसे पढ़ते हैं? यहां जो अभी विद्यार्थी है उसमें हिंदी के कितने विद्यार्थी हैं? हिंदी के और दूसरे किसी सब्जेक्ट के हैं? अंग्रेजी के हैं? हिंदी जर्नलिज्म। हिंदी जर्नलिज्म के। अच्छा, मजेदार बात देखिए, ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई की मुश्किल है कि आपके पास में आप पढ़ाई तो कर लेते हैं, डिग्री में ले लेते हैं, लेकिन आपने किताब स्पर्श करके देखी नहीं होती है। जिसकी किताब पढ़ रहे हैं, जिस विषय को पढ़ रहे हैं, जिस लेखक को पढ़ रहे हैं, उसकी किताब आप स्पर्श नहीं करते। असल समस्या यह है कि ये लेखक की किताब विद्यार्थी के पास कैसे पहुंचेगी। जो नोट्स ओरिएंटेड पढ़ाई शुरू हुई है, जो हम टीचर हैं, हमारी भी थोड़ी भूमिका है इसमें, अच्छी भूमिका नहीं है। ये नोट्स ओरिएंटेड पढ़ाई, गैस पेपर ओरिएंटेड पढ़ाई, ये जो नोट्स ओरिएंटेड किताबें लिखना, ये चीजें इन्होंने पूरे के पूरे एकेडमिक्स को एक तरह से इंडस्ट्री में बदल दिया। सर गाइड ओरिएंटेड वही मैं कह रहा हूं। जरूरत इस बात की है कि ये विद्यार्थी अपने तरीके से इस दायरे को तोड़े। ये दायरा तोड़ने कोई दूसरा नहीं आएगा। कोई सवाल है किसी का? ये लड़ाई हमारी है, दूसरों की नहीं है। सवाल सोच कर अगर हमारे बीच में कोई टीचर पढ़ाने आ रहा है तो आप उससे कहें कि सर, जैसे आप मोबाइल खोले ना, यहाँ आप मोबाइल खोल के बैठे हैं, आप उसकी क्लास रिकॉर्ड कीजिए और इंटरनेट पर डालिए। आप मजबूर कीजिए उसे कि वो किताब पढ़ के आए और तैयारी से आए, एकेडमिक तैयारी से आए। मेरे लिए टेलीकम्युनिकेशन का मतलब यह नहीं है खाली पर्सनल कम्युनिकेशन। मेरे लिए टेलीकम्युनिकेशन के बहुत सारे अच्छे मतलब हैं। मेरे लिए फेसबुक का मतलब खाली इतना नहीं है मैं मतलब एक नास्ती कमेंट्स लिखूंगा वहां, एक खाली फोटो शेयर करूंगा वहां, नहीं। बहुत सारे अच्छे काम है मैं जो मैं कर सकता हूं, जो जिसमें सक्षम हूं। मैं जो चीज आपको जस्ट मैं चाहता हूं कि आप करें, आप सबके फेसबुक पर अकाउंट है, आप फेसबुक पर लिखिए, खूब लिखिए, जम के लिखिए। आप जिस विषय से उसी विषय से संबंधित लिखिए, नहीं तो अपने मोहल्ले से संबंधित लिखिए, लेकिन लिखिए। जबकि शब्द की अपनी एक ताकत होती है, उस ताकत को समझना चाहिए हमें। शब्द जब आप लिखते हैं ना, तो आप जब बोलते हैं तो आप सिर्फ अपने को ही नहीं बदल रहे होते, पढ़ने वाले को बदलने के लिए मजबूर करते हैं। अगर हम ये टेंडेंसी बनाएं कि नहीं, हम तो सिर्फ सुनेंगे, हम तो सिर्फ देखेंगे, हम सिर्फ दर्शक रहेंगे, तो फिर पढ़ने के बाद तो काम बिना पढ़े भी हो सकता था।
दर्शक की भूमिका तो आप बिना पढ़े भी अदा कर सकते थे। एक विद्यार्थी का मतलब यह है जो यूनिवर्सिटी तक आया, कॉलेज तक आया, जो पढ़ने के लिए आया, उसका मतलब यह कि उसकी एक सामाजिक भूमिका होगी और सामाजिक भूमिका परिवर्तन की होगी, जिस लेवल पर हो सके। हम लोग क्या किया कि हमारी कोई भूमिका ही नहीं, हमारी किस तरह की भूमिका है कि हम लोग जस्ट एक मास्टरपीस की तरह घुसते क्लास में और एक सिरटाने के भाव में क्लास की और क्लास से निकल गए। जो बिजनेस लाइक संबंध है, ये संबंध ठीक नहीं है। छात्र और शिक्षक के संबंध तब तक ताकतवर नहीं बनेंगे जब तक इनके बीच में एक दूसरे को लेकर प्यार नहीं होगा, जानते नहीं होंगे एक दूसरे को। आप एक दूसरे की समस्याओं में शिरकत नहीं करेंगे, आपके अंदर कोई प्रगाढ़ता पैदा नहीं होगी। आप छात्र शिक्षक के संबंध एक वक्ता और श्रोता के संबंध नहीं है कि आपने बोल दिया, उसने सुन लिया, वो चला गया। पहले जो विद्यार्थी इतने ताकतवर होते थे, उनके करीबीपन होता था शिक्षक के साथ, उसका एक बड़ा टाइम तक वो रिलेशनशिप थी। जो हमारे बीच में जो अजनबीपन घुसाया है, उस अजनबीपन को दूर करने की जरूरत है। हम पढ़ते तो हैं, जानते भी हैं, नाम भी जानते हैं, हाँ इसका नाम रोहित है, उसका नाम रमेश है, उसका नाम सुरेश है, हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में टेलीविजन में यही चीज भरी है कि जो सामने है वही यथार्थ, उसके अलावा यथार्थ नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी यथार्थ है। ये कहीं से आता है, ये कहीं झुकी झोंपड़ी में रहता है लड़का, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसके पीछे कोई मदद करने वाला नहीं है। कम से कम मेरे पास में सहानुभूति तो हो सकती है। मैं एक छोटा सा किस्सा सुना के आपको एक बात खत्म कर रहा हूँ। सवाल मैं अपनी यूनिवर्सिटी में 4 बार रह रहा हूँ, बाहर पूछ लेंगे यहाँ। 27 साल की उम्र। एक दिन क्या हुआ, अचानक मेरे घर एक लड़की दोपहर में 3 बजे आई। तो मैंने कहा भाई तुम अचानक क्यों आई हो? तुम सहमति होनी चाहिए, सवाल पूछ लेंगे। मौका नहीं मिला, मैं क्लास में बोल सकती थी तुम बात, उन्होंने नहीं सर क्लास में नहीं बोल सकती। तो बोले कि सर अच्छा परीक्षा का शेड्यूल डिक्लेयर हो चुका, डेट डिक्लेयर हो चुकी, सब चीज डिक्लेयर हो चुकी। तो कहा सर मैं प्रेग्नेंट हूँ और जिस समय परीक्षा उस समय मेरा बच्चा होगा, और यूनिवर्सिटी के रूल्स में कहीं प्रेगनेंसी के लिए कोई लीव नहीं और कोई उस लड़की के लिए कोई रिहाई नहीं। बताइए मैं क्या करूं? सबने कह दिया कि परीक्षा नहीं दे पाओगे। तो मैंने कहा कि तुमने ये बात मुझे क्लास में क्यों नहीं बताई कभी? अच्छा मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया वो लड़की प्रेग्नेंट है, क्या है, कब बच्चा हो, क्या नहीं होगा। तो एक बार तो चलते पड़ते ही बोल देती कि सर मेरी एक समस्या है और थोड़ा डेट ठीक करते समय ध्यान रखिएगा। अरे शेड्यूल निकल गया, सब कुछ हो गया है। तो मैंने विद्यार्थियों को बुलाया, यूनिवर्सिटी के लोगों को, मैंने कहा कि अरे तुम लोग यार, तुम लोग कह रहे थे, अब मैंने झूठ किया है, मैं आपको बताऊं, बियॉन्ड रूल्स, कोई रूल्स नहीं कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में रूल्स नहीं। ये मैंने जेएनयू से सीखा था। तो जेएनयू में छात्र राजनीति की है और छात्र राजनीति करते हुए छात्रों के हितों की रक्षा की, छात्रों के हितों का विस्तार किया है। हमने उसके रास्ते निकाले। आपको मैं ये उदाहरण जानबूझ के सुना रहा हूं मैं। तो विद्यार्थियों ने कहा क्या करना है, तुम लोग कह रहे थे ना कोई परीक्षा पूरी खिसका दो, तो मैंने चिट्ठी लिख के दो। तो यूनियन के लोगों ने चिट्ठी लिख के दे दी। मैंने खटाक से परीक्षा 2 महीने के लिए खिसका दी। मैंने किसी मीटिंग नहीं की, मैंने सीधे खिसका दी। तो लड़की ने पूछ लिया कि तुम परीक्षा देने कब आ सकते हो, इतना बता। क्योंकि मुझे मालूम था ये लड़की अगर एक बार घर लौट गई तो फिर ये दोबारा परीक्षा नहीं दे पाएगी। ये रियलिटी में जानता हूं। मैं उस लड़की का नाम नहीं जानता, आप जानते हैं, लेकिन ये सच है कि जो मेरे विद्यार्थी हैं मैं उन्हें बेहतर क्या करता हूं ये सब लोग जानते हैं। उसने परीक्षा दी। बाद में जब हमारी फैकल्टी काउंसिल की मीटिंग हुई यूनिवर्सिटी की, तो मैंने सबको बताया ये अनुभव, मैंने वाइस चांसलर से कहा, मैंने कहा कि हमारी ह्यूमन अप्रोच क्या होगी। लास्ट में जेएनयू की बात बताई, खत्म कर रहा हूं। जेएनयू क्या चीज है? प्रोफेसर हरवंश मुखिया बहुत ही नामी हिस्टोरियन है, बहुत शानदार। और प्रोफेसर मुनीस रजा साहब जो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे और वहां पे उस समय वो प्रोफेसर थे। तो एक लड़का आया राजस्थान से जो अभी सीआरपीएफ में बहुत ऊंची पोस्ट पर है हिंदुस्तान में। वो लोग एडमिशन लिया लड़के ने, और वो लड़का बिल्कुल
खाटी देसी भाषा जानता था, उसके अलावा नहीं जानता। वो 2 दिन ज्योग्राफी की क्लास में गया, आके बोला कि मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। किसी ने कहा नहीं तुम जाओ मत, जगदीश्वरी बात जाओ, ठीक हम लोग कोई रास्ता निकालेगा, वो जाके बात करेगा। तो मैंने पूछा तुम जा क्यों रहे हो? बोले कि मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है, क्लास में अंग्रेजी में क्लास होती थी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं तुम मत जाओ। तो मैं मनुष्य साहब के पास गया, मैं मनुष्य साहब से कहा क्या बात है? मैंने कहा सर ये लड़का है, ये अंग्रेजी जानता नहीं एकदम, यानी त्रिकोण का ट्रेंगल का मीनिंग नहीं जानता ये, तो ये क्लास उसके गले में कैसे होता है? तो मुझे करना क्या है? मैंने करना ये कि क्लास जो हो उसमें लास्ट में 15 मिनट में इस लड़के को पूरी क्लास की समरी हिंदी में बता दें, और ये बात सारे फैकल्टी मेंबरों को कम्युनिकेट कर दी जानी चाहिए। रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। आप जान लीजिए सब बता दी गई। और वो लड़का, आप सोचिए, वो लड़का 50% नंबर से पढ़ के आया था, वो लड़का जेएनयू से A- ग्रेड लेके निकला। जब तक मेरा इसके साथ लगाव नहीं होगा, मैं इसके समाधान कैसे खोजूंगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सबसे जो खतरनाक काम किया वो ये कि मेरा लगाव खत्म कर दिया लोगों से। हमारा आपस में जितना लगाव होगा, गहरा संबंध होगा, हम कंटेंट की तरफ मत देखो उसमें क्या आ रहा है, क्या चीज सिखाई जा रही है, किस तरह की मीडिया बनाई जा रही है हमारे बीच में। हमारे बीच में इस कॉन्सेप्ट के साथ, इस फिलॉसफी के साथ बिल्डिंगें बनाई जा रही है, मैं तुम्हें नहीं जानता। आप न्यूयॉर्क से लेके, पेरिस से लेके, लंदन से लेके दिल्ली तक, गुड़गांव तक जो बिल्डिंगें देख रहे हैं, उस बिल्डिंग की फिलॉसफी भी है। वो खाली मैप नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। फ्रेडरिक जेम्सन ने कहा था कि जो अभी नया जो कंज्यूमर कल्चर और नई जो सोसाइटी आई है, उस सोसाइटी में जो स्थापत्य है, उस स्थापत्य की खूबी है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, और इसके आधार पर बिल्डिंगें 25 फ्लोर की बिल्डिंगें, बड़े बड़े लोग रहते हैं लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते। जरूरत अगर आप बदलना चाहते हैं, हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो उसकी पहली शर्त है कि मेरे पास जो हो, मैं कम से कम उसे जानूं, उसके जीवन में शिरकत करूं। बिना जाने, बिना शिरकत किए मैं चाहता हूं कि मैं जब बाहर जाऊं तो मैं सबको उपदेश दूं और कहूं कि भाई ये बदल दो, वो बदल दो। नहीं, कल जो बात मैंने कही थी मैं उस पर आमादा हूं। आप अगर अपने से प्यार करना सीख जाएंगे तो सामने वाले को प्यार करना शुरू कर देंगे। इस पूरे चक्कर में हुआ यह कि हमने अपने को देखना बंद कर दिया है, प्यार करना बंद कर दिया है, रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया, और आज हम ये डिमांड कर रहे हैं, और सबको दोष किसे दे रहे हैं? कि कल्चर को दोष दे रहे हैं, उपभोक्ता को दोष दे रहे हैं, मीडिया को दोष दे रहे हैं। नहीं, एक जमाना था आज से 2000 साल पहले, कल्चर में ये दोनों चीजें थी। कल्चर बिना उपभोग के नहीं होती। ध्यान दीजिए, ये सोशल डेवलपमेंट में ये हुआ कि कल्चर से धीरे धीरे कम्युनिकेशन के माध्यम अलग हुए, धीरे धीरे हम विकसित हुए। तो आप देखेंगे उसमें तमाम किस्म के उसके उपभोग के रूप में हुए। इनिशियली कल्चर एक थी, उसमें कम्युनिकेशन इनबिल्ट था, उसमें उपभोग भी इनबिल्ट था। मसला करता जी, मैंने अपनी किताब में लिखा भी, आपको पढ़ा, मैं जस्ट रेफरेंस देकर छोड़ रहा हूं उसे। आज से 5000 साल पहले, 7000 साल पहले, जब हमारे पास भाषा नहीं थी, और मान लो आप दोनों घूमने गए और निकल गए कहीं लंबे, एक को छोड़ के कि मैं भी आ रहा हूं लौट के, और आप रास्ता भूल गए, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? इसलिए जो चीज समझने की है वो ये कि पहले लोग कल्चर में कम्युनिकेशन भी शामिल था, संकेतों में बात करते थे, संकेतों में लिखकर जाते थे। अभी ऐसा हो गया कि कल्चर तो कोई बहुत ऊंची चीज है, उसका कम्युनिकेशन कोई और भी उससे भी ऊंची चीज है, और कंज्यूमर तो और भी ज्यादा जरूरी चीज है। नहीं भाई, ये तीनों चीजें पहले एक साथ थी, धीरे धीरे जितना श्रम विभाजन बढ़ता गया, ये चीजें अलग अलग कैटेगरीज में आती गई, और ये श्रम विभाजन जितना आगे बढ़ेगा इसके और भी वर्गीकरण आएंगे। इसलिए जब हम कल्चर पर और उसके खासतौर पर सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया पर, असर पर विचार करें तो ध्यान रखें, कल्चर में जो चीज आती है, टेलीविजन में जो चीज आती है, जरूरी नहीं है वही चीज समाज को प्रभावित नहीं करेगी। टेलीविजन में सब कुछ कहा जा रहा है, उसका असर होता तो समाज बड़ा अच्छा होता, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। धुलाई की
साबुन के कम से कम 32 ब्रांड एक साथ लॉन्च बाजार में, लेकिन चलते 4 नहीं है। 28-29 ब्रांड जो बेकार हो जाते हैं। विज्ञापन का खर्चा सबके पास होता है, सारे ब्रांड अपने अपने विज्ञापन पर पूरा खर्चा करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए कम्युनिकेट किया जा रहा है तो जरूरी नहीं है उसका असर भी हो। सवाल यह कम्युनिकेशन को नीचे ले जाने वाला व्यक्ति है या नहीं है। आप खाली पुलिसमैन हटा दीजिए नीचे से, चौड़ाई से, और ऊपर जो लगा रहता है ना, दाएं चलो और बाएं चलो, सिग्नल देके चलो। आप देखिए कैसा किया होता है। पुलिसमैन है तो सिग्नल है, जान लीजिए। आप पुलिसमैन नहीं होगा तो सिग्नल नहीं होगा। हमारी मुश्किल है हम ये चीज भूल गए, हमारे बीच में पुलिसमैन गायब हो गया है। हमें कम्युनिकेटर और जनता के बीच में एक लिंक की जरूरत है, और वो लिंक हम लोग हो सकते हैं। सवाल है संदेश को लेकर कौन जाएगा, बात को लेकर कौन जाएगा? ये काम कोई और करेगा नहीं, ये काम आपको ही करना पड़ेगा। जो संदेश लेकर जाएगा उसके लिए तय करना पड़ेगा संदेश को लेकर जाएगा कौन। जिसके पास संदेश है उसे ये भी तय करना पड़ेगा उसको संदेश को नीचे लेकर जाएगा कौन। जब तक आप ये चीज नहीं समझेंगे और इसके टोटल पर्सपेक्टिव में नहीं समझेंगे, चीजें बदलेंगी नहीं। आप लोगों ने इतनी देर धैर्य से सुना, और मैंने दुरुपयोग किया थोड़ा सा प्रभु जी के उपस्थिति का। मैं बहुत बहुत आभारी हूं आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया।